हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने समास पढ़ा। समास में हमने जाना क्या समास क्या होता है। दो या दो से अधिक शब्द के मेल को समास कहते हैं। पदों से बने शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। सामासिक पद के दोनों पदों को क्रमशः जो प्रथम पद होता है उसको पूर्व पद और जो दूसरा होता है उसको उत्तर पद कहा जाता है। और समास के 6 भेद होते हैं। आपकी पुस्तक से मैंने आपको नहीं पढ़ाया था क्योंकि आपके पुस्तक में काफ़ी मिस्टेक है, इसलिए मैंने आप ही के स्कूल की क्लास 6 की पुस्तक से आपको पढ़ाया था। जैसे कि समास के 6 भेद होते हैं और आपकी पुस्तक में 4 भेदों का वर्णन है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं और कर्मधारय और द्विगु समास दो अलग अलग समास हैं, लेकिन आपकी पुस्तक में तत्पुरुष समास के 2 भेद और उसके अंदर कर्मधारय और द्विगु समास का वर्णन दे दिया गया है। तो पूरी तरह से ये चैप्टर आपका मिस्टेक से भरा है। बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई है बुक में, इसलिए मैंने आपके बुक से नहीं पढ़ाया था। और मैंने आपसे कहा भी था कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं किसी बुक की फ़ोटो आपको दे दूँगी, आपको प्रोवाइड करा दूँगी क्लास 6 के ही बुक की फ़ोटो। अन्यथा अगर आपको किसी की मिल जाती है तो उससे देख लीजिएगा। और मैंने पढ़ाते समय ये भी बताया था कि बेटा जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ, चूँकि आपकी बुक में बहुत ज़्यादा मिस्टेक है तो आप उसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो बेटा ये तो हो गया आपके प्रॉब्लम की बात, आप किस तरह से अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन यहाँ जो है हम अभ्यास की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या क्या पढ़ा था वो मैं आपको बता रही थी। तो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, मैंने आपको बताया था। और उन 6 भेदों में जो विभक्तियों के कारक चिन्ह होते हैं, करण कारक से लेके कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक तक, उनका लोप हो जाता है समस्त पद में। तो और द्वंद्व समास हमने पढ़ा। द्वंद्व समास में क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं और दोनों के बीच जो होता है योजक लगा होता है और अथवा चिन्ह होते हैं जो उनका लोप हो जाता है। इसके अलावा हमने बहुब्रीहि समास पढ़ा। बहुब्रीहि समास में क्या था कि दोनों पद प्रधान न हो कि कोई अन्य या तीसरा पद ही प्रधान होता है, अर्थात दोनों पदों का उससे कोई मतलब नहीं होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, बल्कि कोई किसी अन्य के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं। दोनों पदों का अर्थ अलग अलग करने पे वो अलग हो जाता है। मैंने यौगिक पढ़ाते समय भी इस समास की चर्चा आपसे की थी। और द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। इसके अलावा कर्मधारय समास मैंने बताया। कर्मधारय समास में 2 पद होते हैं, एक पद विशेषण एक पद विशेष से होता है, अथवा उपमेय या उपमान का दोनों पदों के बीच संबंध होता है। इस तरह से अव्ययी भाव समास जो है उसमें पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है तथा समस्त पद भी अव्यय का ही काम करता है। तो इतना मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने शॉर्टकट में आपको पूरा फिर से समझा दिया है। अब हमको ये आपका जो है प्रश्न अभ्यास देखना है कितना आपने सीखा है क्वेश्चन। इसमें से आपकी बुक फिल करवाई जा रही है। तो एक्सरसाइज देखते हैं आपका क्या है। पहला है आपका सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। जिस समास का पहला पद प्रधान तथा अव्यय हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो इस पे आप फर्स्ट ऑप्शन पे टिक करेंगे। दूसरा है भारत रत्न का समास विग्रह होगा। तो भारत के लिए रत्न जी नहीं, भारत का रत्न, भारत में रत्न। तो इसमें आपका दूसरा सही है, भारत का रत्न। फिर है समस्त पद को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपका पहला ही ऑप्शन है समास विग्रह। अभी मैंने आपको बताया समस्त पद को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। संधि अलग चीज़ हो गया, समास अलग चीज़ हो गया, यहाँ समास विग्रह की बात की जा रही है। तो ये वही है। अब है निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए। यहाँ आपको समस्त पद दिए हुए हैं, आपको इनका विग्रह करना है, अर्थात दोनों पदों को पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग लिखना है। तो यहाँ देखिए देशभक्ति दिया हुआ है, तो यहाँ आपको लिखना है देश के लिए भक्ति।
देश के लिए भक्ति हो गई, देशभक्ति का। फिर दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात वह रावण। यहाँ पे बहुव्रीहि समास से देखिए 10 मुख वाला, 10 है आनंद जिसके, आनंद जिसके। जिसके वह रावण होता है, और यहाँ बहुव्रीहि समास होता है। फिर है पाप पुण्य, तो यहाँ आपको लिखना है पाप और पुण्य। अब है आपका तिरंगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है 3 रंगों का समाहार। तीन रंगों का समाहार। ये हो गया आपका समास विग्रह। सॉरी, अभी आगे भी समास विग्रह है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है आपका। यहाँ है पुस्तकालय, तो पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक के लिए आलय, के लिए लगा है यहाँ पे, अर्थात यहाँ संप्रदान तत्पुरुष होगा आपका। चौराहा है, तो चौराहा मीन्स होता है 4 राहों का समाहार या 4 राहों का समूह। तो यहाँ पे 4 राहों का समाहार लिखना है आपको। पहला पद संख्यावाची हो तो क्या होता है, द्विगु समास होता है आपका। फिर है पंचवटी, ये भी द्विगु समास का उदाहरण है। 5 वटों का समूह, पंचवटी, 5 वटों का, यानी 5 वट वृक्ष जहाँ पे हो, वटों का समूह। यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथाशक्ति, पहला पद अव्यय है और समस्त पद भी अव्यय के रूप में काम करता है, तो यहाँ आपका शक्ति के अनुसार आपको लिखना है। अब है आपका निम्नलिखित पदों के समास का नाम लिखिए। यहाँ पे समस्त पद दिया हुआ है, कौन से समास के नियम के अनुसार ये इसका समस्त पद बनेगा, समासिक पद बनेगा, ये आपको बताना है। यहाँ आपके पूर्व पद उत्तर पद दोनों अलग अलग करके विग्रह करके लिखा हुआ है। इसको किस समास के अनुसार इसका समस्त पद बनेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, पहला है आपका वन में बास, तो इसका होगा वन में बास। आपको मैंने बताया में पर अधिकरण तत्पुरुष में आता है, तो ये होगा आपका अधिकरण तत्पुरुष। दूसरा है आपका दाल और रोटी, तो दाल और रोटी में देखिए, और जो है योजक का काम करने वाला है। दाल और रोटी ये द्वंद्व समास में होता है, तो यहाँ आपको द्वंद्व समास लिखना है। जहाँ कहीं भी ऐसे शब्द आते हैं, दाल और रोटी, रात और दिन, भूख और प्यास, इस तरह का शब्द आता है, या और चिन्ह नहीं भी है, बीच में योजक चिन्ह जुड़ा हुआ है, तो आपको वहाँ पे समझ जाना चाहिए कि द्वंद्व समास होगा। तो ये है जन्म भर, तो जन्म भर में आजन्म, इसका होगा आजन्म, तो यहाँ आपका होगा अव्ययी भाव समास। जन्म भर का मतलब होता है आजन्म, इसको अव्ययी भाव समास, पहला पद अव्यय और समस्त पद भी अव्यय का ही काम करता है, तो
यहाँ है जन्म भर यानी आ जन्म, इसका होगा समस्त पद। तो ये अव्ययी भाव समास है। 10 है आनंद जिसके, यह जो है 10 आनंद जिसके यानी 10 मुख वाला, तो दशानन होता है लेकिन इसका अर्थ रावण होता है। यहाँ है जरूर संख्यावाची शब्द 10, लेकिन आपका इसका अर्थ जो है रावण के लिए है, 10 मुख से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा, बहुव्रीहि समास। अब है आपका जेब के लिए खर्च। तो जेब के लिए खर्च क्या है? जेब के लिए खर्च, के लिए शब्द आया है तो के लिए किस में आता है? संप्रदान तत्पुरुष में आता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष। ये संप्रदान तत्पुरुष हो गया आपका जेब के लिए खर्च, के लिए चिन्ह है, संप्रदान कारक चिन्ह के लिए होता है, तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। फिर तुलसी द्वारा कृष्ण, से द्वारा, ये कौन से विभक्ति में आता है? ये करण कारक में आता है, से द्वारा, तो ये करण तत्पुरुष समास है। अब देखिए वर्ग पहेली दिया हुआ है यहाँ पे, वर्ग पहेली में से समस्त पद छांटिए और उनके सामने समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पे वर्ग पहेली में आपको मज़ा भी बहुत आता होगा, आप छांट सकते हैं इसमें से। इसमें बहुत से शब्द दिए हुए हैं जो समस्त पद हैं, समासिक पद हैं, आप इसमें से कोई भी छांट सकते हैं। जैसे है लंबोदर, यहाँ बीच में देखिए लंबोदर तीसरे कॉलम में, तो ये लंबोदर जो है ये आप इस समस्त पद में लंबोदर लिखेंगे। लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है उदर जिसका, यानी वह गणेश। तो यहाँ बहुव्रीहि समास होता है। ये हो गया आपका। दूसरा है आपका देखिए यहाँ रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त। अब रोग से मुक्त मैंने आपको बताया था, से यानी अलग होने के अर्थ में जहाँ होता है वहाँ क्या होता है? अपादान तत्पुरुष होता है। तो यहाँ रोग से मुक्त में क्या होगा? अपादान तत्पुरुष। अब देखिए लास्ट कॉलम में आपके महात्मा है, महान है जो आत्मा, या फिर त्रिफला है नीचे, उसी को लिख सकते हैं त्रिफला। ये द्विगु समास का उदाहरण है। महात्मा जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसके अलावा रेखांकित है, आजीवन है, हथकड़ी है, बहुत से समास इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ त्रिफला आप लिख लीजिए, द्विगु समास का उदाहरण है। इसके अलावा आजीवन दिया हुआ है जो अव्ययी भाव समास है। रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखा द्वारा अंकित, ये भी आपका तत्पुरुष समास है। और महात्मा ये कर्मधारय समास है। नील कमल ये भी कर्मधारय समास है, नीला है जो कमल। इस तरह से इसमें बहुत से दिए हैं, कुछ भी आप छांट के लिख सकते हैं। मैंने आपको करवा दिया है, यहाँ 3 कॉलम थे तो 3 मैंने आपको करवा दिया है, उसका समास का नाम भी लिखवा दिया है। ये आपका हो गया है। अब हमको क्वेश्चन आंसर देखना है। देखिए क्वेश्चन आंसर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इसके आंसर देखने हैं कि क्या है। तो समास किसे कहते हैं, पहले तो हम इसका आंसर देखते हैं।
यहाँ देखिए अपने फर्स्ट पेज पे समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलाकर उनके संक्षिप्त रूप देने की विधि को समास कहते हैं। ये आप यहाँ से फर्स्ट आंसर लिख लेंगे अपनी बुक से, बाकी बुक पे बहुत ध्यान नहीं देंगे, लेकिन यह फर्स्ट आंसर आपका सही है, तो इसको यहाँ पे आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इससे कर सकते हैं। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका, समास के भेदों के नाम लिखिए। तो ये आपके बुक में ये मिस्टेक है, ये नहीं बताया है सही रूप से, 4 भेद बताए गए हैं, जबकि समास के 6 भेद होते हैं। मैंने जो आपको पढ़ाया है उसके अनुसार आप समास के 6 भेदों का नाम लिखेंगे। समास के 6 भेद कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ये 6 नेम आपको लिखने हैं और आपको यहाँ पे आंसर में ये लिखना है, समास के भेदों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है समास 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ये आपके 6 समास हो गए। अब है आपका द्विगु समास और द्वंद्व समास में अंतर बताइए। तो मैंने द्विगु समास और द्वंद्व समास दोनों आपको पढ़ाया। द्विगु समास संख्यावाची होता है और उसका प्रथम पद प्रधान होता है, जबकि द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होते हैं। अब यहाँ आपके पुस्तक में जो द्विगु समास और द्वंद्व समास दिया है उसके अनुसार आप इसका अंतर लिखेंगे। देखिए यहाँ द्विगु समास दिया हुआ है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण और उत्तर पद विशेष हो वह द्विगु समास कहलाता है। फिर आपका यहाँ पे द्वंद्व समास है, इससे द्वंद्व समास पे देखेंगे, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पदों के बीच प्रायः समासिक चिन्ह लगा रहता है तथा विग्रह करने पर और या एवं लगाना पड़ता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो ये दोनों डिफिनेशन आप लिख लेंगे एक साथ, तो यही दोनों का अंतर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। और बाकी जो मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने आपसे कहा था नोट्स बना लीजिएगा, उसके अनुसार आपको जो समझ में आएगा आंसर दीजिएगा, अन्यथा अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो ये दोनों डिफिनेशन बीच में लिख लीजिएगा, दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा आपको। तो ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नोट्स बना लीजिएगा। और मैंने बार बार आपसे जो कहा कि ये बुक आपकी मिस्टेक है, तो इससे पढ़ने का प्रयास मत करिएगा और किसी दूसरी बुक से या मैंने जो नोट्स बनवाया है उसके अनुसार पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।